नमस्ते टू ऑल। आई वेलकम यू इन द सीरीज ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम वी आर कवरिंग द PYQ रिलेटेड टू रिसर्च, और जिसमें हमने टॉपिक जो कवर किया था वो था पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। सो व्हाट्स न्यू? द न्यू इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। ठीक है, मात्रात्मक और गुणात्मक विधि के बारे में हम बात करेंगे, और उससे रिलेटेड हम देखेंगे कौन कौन से PYQ आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। So buckle up because we are going to start this series. जैसे ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अप्रोच या मेथड खत्म होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव और डिडक्टिव, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे वेरिएबल्स और स्केल्स को लेकर के। फिर उसके बाद हम टाइप्स ऑफ रिसर्च में एंटर करेंगे। सो दिस इज द प्लान टू स्टार्ट दिस सीरीज, एंड द टुडेज सीरीज इज टोटली डेडिकेटेड टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट टाइम जो क्वेश्चन कराया था वो कराया था आपको 35 क्वेश्चन तक, जिसमें हमने पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट PYQ को कवर किए थे। मुझे जहां तक याद है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर याद होगा, ये वाली, कि इनमें से कौन जो है ना पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अजम्पशन में नहीं आते हैं। ठीक है, और इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि पॉजिटिविस्ट कभी भी सोशल रियलिटी और सब्जेक्टिव नॉलेज को वो बढ़ावा नहीं देते। वो जब भी बात करेंगे जनरली वो एक प्रोसीजर, नेचुरल साइंस और डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन पे ध्यान देते हैं। यहां तक हमने बात कर लिया था। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर, क्वालिटेटिव, गुणात्मक। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर NTA या फिर जितने भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के टॉपिक आप देखोगे, ये क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे है मात्रात्मक। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन आते हैं, PYQ आते हैं, इनको हम देखने जा रहे हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस सीरीज इज समराइजिंग, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग प्राइमरी स्टडीज रिलेटेड टू द आइडेंटिटी रिसर्च क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इन ए क्वालिटेटिव मैनर कॉल्ड। कि जब भी हम, ठीक है, जब भी हम समराइज करने की बात करते हैं, उसको संक्षेप करने की बात करते हैं, इंटरप्रेट करने की बात करते हैं। इंटरप्रेट मतलब अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसकी जो है ना उसकी व्याख्या करते हैं। तो आइडेंटिफाई द रिसर्च, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रिसर्च की पहचान करते हैं। और फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव इन ए क्वालिटेटिव मैनर। और क्वालिटेटिव मैनर में हम क्या करते हैं, उसके जो उद्देश्य है उसको हम, प्रश्न या उद्देश्य को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो आपको बताना है कि उसमें जो है ना, उस विधि को, उस मेथड को, उस वो जो मैनर है क्वालिटेटिव मैनर, उसको क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव रिव्यू, रियलिस्टिक रिव्यू, नैरेटिव रिव्यू, मेटा नैरेटिव। देखिए, कभी कभी जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो जेन्युइनली आपको ऐसा लगेगा ना कि ये टॉपिक तो मैंने कवर किया ही नहीं, कि क्योंकि ये सब साइंटिफिक टर्म है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है। जितना आप ब्रेक करोगे यू विल गेट टू द आंसर। ठीक है, आप आंसर के उतने ही नजदीक पहुंचोगे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जब हम समराइज करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिविटी को और क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या वो क्वेश्चन जो है ना सही दिया गया है, क्या वो उद्देश्य उसने पूरा किया है। तो जब इन सब चीजों के बारे में हम समराइज और इंटरप्रेट करते हैं, तो वो कौन सी विधि, क्वालिटेटिव मैनर में कौन सी विधि, क्या क्वालिटेटिव रिव्यू है, क्या रियलिस्टिक रिव्यू है, गुणात्मक समीक्षा, यथार्थवादी समीक्षा, कथात्मक समीक्षा या मेटा समीक्षा है। आपको बताना है ये किस तरह की समीक्षा कहलाएगी। देखिए, जब हमने लिटरेचर रिव्यू पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है ना कि जब भी हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च में जाते हैं, तो लिटरेचर रिव्यू एक ऐसा स्टेप है जिसको छोड़े बिना, जिसको छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये जो है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आप खुद सोचिए कि जब आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो उसमें आप क्या देखते हैं, उसकी जो है ना ऑब्जेक्टिव, क्या ये ऑब्जेक्टिव जो है ना उसने पूरा किया है, क्या उसकी फाइंडिंग सही है, क्या उसकी रिजल्ट सही है। ठीक है, इस तरह की समीक्षा आप करते हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में पूछ रहा है कि जब आप क्वेश्चन की समीक्षा करते हैं, उद्देश्य की समीक्षा करते हैं, तो वो क्या कहलाता है। देखिए, NTA कभी भी आपको इतना बेवकूफ नहीं है कि ये पूछ रहा है क्वालिटेटिव मैनर में करते हैं तो क्वालिटेटिव रिव्यू कहलाएगा। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी गिवन? नॉट एट ऑल। इतना आसान रहता तो ये क्वेश्चन कभी नहीं कहता कि हमें ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, समीक्षा करना है। तो जब आप
लिटरेचर रिव्यू में ऑब्जेक्टिव की समीक्षा करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नैरेटिव रिव्यू। ठीक है, आप जो है ना डिटेल में देखते हो कि क्या ये उसका उद्देश्य जो है ना पूरा हो पाया है, क्या ये जो उद्देश्य था रिसर्च का, क्या उस उद्देश्य को लेकर के वो अंत तक पहुंचा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रियलिस्टिक रिव्यू। और जब आप क्या करते हो, जब आप उसमें रिजल्ट के बारे में बात करते हो, क्या फाइंडिंग्स है, ठीक है, उसमें आप ये देखते हो कि जो उन्होंने डेटा लिया है उसको आप इंटरप्रेट करते हो, समराइज करते हो, दैट विल कम इनटू द क्वालिटेटिव रिव्यू। वो आपके गुणात्मक समीक्षा में आता है, जनरली आपकी फाइंडिंग से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, ठीक है, वो सब चीजें जब आप उनकी समीक्षा करते हो वो आपके क्वालिटेटिव रिव्यू में आता है। बट जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, थॉरो अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, उद्देश्य क्या उसने उद्देश्य मीट किया है, दैट विल कम इनटू नैरेटिव रिव्यू। ठीक है, और रियलिस्टिक रिव्यू क्या होता है, जो है आप उन्हीं की समीक्षा कर रहे हो, जैसा लिखा है उसके बारे में आप समीक्षा कर रहे हो। उदाहरण के रूप में थियरी कौन सा अपनाया गया है, ठीक है, थियरी, इन सब के बारे में जो ना थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हो, दैट इज कॉल्ड योर रियलिस्टिक रिव्यू। और मेटा रिव्यू तो आपको पता है, मेटा रिव्यू जब ये जो टर्म आता है ना तो आपको ये समझना चाहिए मेटा नैरेटिव क्या होता है और ग्रैंड नैरेटिव क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मेटा नैरेटिव क्या होता है और ग्रैंड नैरेटिव क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टर्म बार बार आता है जब भी आप रिसर्च मेथोडोलॉजी करोगे तो ये टर्म आपसे बार बार पूछा जाएगा, मेटा नैरेटिव, ग्रैंड नैरेटिव। ठीक है, ये जो दो शब्द हैं, ये जो दो शब्द हैं, ये शब्द का जन्म हुआ लियोटार्ड थिंकर के द्वारा। लियोटार्ड ने इन दोनों शब्द का, ठीक है, इन दोनों शब्द को जन्मा। और लियोटार्ड कैसे थिंकर थे, लियोटार्ड जो थिंकर थे वो पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर थे। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर यानी उत्तर आधुनिकवाद थिंकर। और उत्तर आधुनिकवाद किस थियरी से रिलेटेड है, किस अप्रोच से रिलेटेड है, वो रिलेटेड है पोस्ट पॉजिटिविज्म से। ठीक है, पोस्ट पॉजिटिविज्म से वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज, हर चीज जो है ना वो एक परम सत्य है, इन इससे वो क्या करते हैं, इससे वो दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि नथिंग इज ट्रू। ठीक है, कोई भी चीज सत्य नहीं है, सबको क्या किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, उसी को कहते हैं उत्तर आधुनिकवाद। और इसमें आपके आते हैं मेटा नैरेटिव। ठीक है, मेटा नैरेटिव। और एक आता है आपका ग्रैंड नैरेटिव, मतलब कि एक विधि जिसके थ्रू आप क्या करते हो, स्टोरी को टेल करते हो। कोई चीज घटना हो चुकी हो और आपको अलग अलग तरीके से आप उसकी व्याख्या करते हो। हर किसी का व्याख्या करने का तरीका अलग है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी जो व्याख्या करने की तरीका है वो सबसे उत्कृष्ट है। ठीक है, तो हर किसी का एक्सप्लेनेशन की जो है ना महत्ता दी जाती है जब हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं। तो लियोटार्ड का एक डेफिनेशन होता है, उन्होंने डिफाइन किया पोस्ट मॉडर्निज्म को। तो उन्होंने एक टर्म कहा कि पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, तो उन्होंने कहा इनक्रेडिलिटी टुवर्ड मेटा नैरेटिव, यानी कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूं, ठीक है, जो ये कहते हैं कि मैं ही परम सत्य हूं, वो क्या है, वो व्यर्थ है, यानी कि कोई भी सत्य नहीं है। ठीक है, हर कोई जो है ना अपने सत्य को अलग अलग तरीके से, और सच्चाई तक पहुंचना मुश्किल है तो वो किसी चीज को सत्य नहीं मानते, सत्य कहने का तरीका है जो ना वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो है ना ये आपके लियोटार्ड की बात करते हैं जब भी हम ग्रैंड नैरेटिव और मेटा नैरेटिव की बात करते हैं। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जब यहाँ पे रिव्यू आया है क्वालिटेटिव रिव्यू, जब आप फाइंडिंग की रिव्यू करते हो, जो भी आपकी जो है ना निष्कर्ष निकले उनकी आप समीक्षा करते हो, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिव्यू। और जब हम रिजल्ट की जो जैसा है उस तरीके से जब स्टडी करते हैं, थियरी की स्टडी करते हैं, दैट इज योर रियलिस्टिक रिव्यू, वो आपके रियलिस्टिक रिव्यू में आता है। जब हम क्रिटिकल रिव्यू करते हैं, ठीक है, और बहुत ही गहराई में अध्ययन करते हैं, जब हम आलोचनात्मक ढंग से रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि क्या उसने जो उद्देश्य लेके चला है रिसर्चर वो उसके अंत तक पहुंचा है, तो जब हम इस तरीके से रिव्यू करते हैं दैट इज कॉल्ड नैरेटिव रिव्यू, यानी कि कथात्मक समीक्षा। ठीक है, और फिर ये जो आता है टर्म मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव, ये भी आपको समझना चाहिए। मेटा नैरेटिव और ग्रैंड नैरेटिव ये जो टर्म्स है ये आपको पोस्ट मॉडर्निज्म में देखने को मिलेंगे। और इन्होंने कहा कि हर घटनाओं का व्याख्या करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, और जब यहाँ पे रिव्यू की बात हो रही है
तो क्यों ना हम एक और चीज समझ जाएं, वो है आपका पीयर रिव्यू। ठीक है, पीयर रिव्यू। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड सो दैट आई कैन लेट यू नो। जब हम रिव्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो रिव्यू में एक टर्म आता होगा पीयर रिव्यू। ठीक है, ये वर्ड क्या है, इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रिसर्च पब्लिकेशन कराते हो, तो रिसर्च पब्लिकेशन कराने के लिए आप क्या सबमिट करते हो, मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट। और वो क्या होता है, वो जाता है पीयर रिव्यू के प्रोसेस से। पीयर रिव्यू एक ऐसा स्टेज होता है ना, एक ऐसा चरण होता है जहाँ पे क्या बैठे रहते हैं, यहाँ पे उस जर्नल्स के एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे रहते हैं। और ये जो एक्सपर्ट हैं वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि क्या आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट है, क्या जो आपका रिसर्च, अनपब्लिश्ड रिसर्च को ही कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि जो आपने भेजा है पब्लिश कराने के लिए, क्या वो जो है ना ऑथेंटिक, जिसको कहते हैं ना कि क्या उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी जो डेटा है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, वो उसके लायक है, जो इनके जर्नल्स हैं उसके उसके पैमाने को सही कर रहा है, खरा उतर रहा है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, और एक्सपर्ट क्या करते हैं, उसको रिव्यू कहते हैं, पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू को कहते हैं एक्सपर्ट के द्वारा क्या किया जाना, समीक्षा किया जाना। और तब जाके जब इनको ये हामी भरते हैं, तब जाके क्या होता है, आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है वो पब्लिश्ड हो जाता है। और फिर वो पब्लिश्ड जो है ना मैन्युस्क्रिप्ट ही क्या कहता है, रिसर्च पेपर। ठीक है, उसी को कहते हैं रिसर्च पेपर। और ये जो रिव्यू होता है, पीयर रिव्यू भी आप देखोगे ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ब्लाइंड पीयर रिव्यू। ठीक है, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। इसमें क्या होता है, जो रिव्यू होता है वो जो एक्सपर्ट करते हैं, जनरली दो होते हैं, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू, यानी कि उसमें क्या होता है ना, जब आप मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हो तो उसमें आपका नाम जो है ना, आपका नाम छिपा दिया जाता है, आप कहाँ, आपकी पदवी कौन सी है। तो ये जो जो एक्सपर्ट होते हैं उनको आपके जो है ना स्टेटस, आपके नाम से कोई लेना देना मतलब नहीं है। मतलब है उनके रिसर्च की क्वालिटी से, कि आपने कितना अच्छा रिसर्च पेपर लिखा है। तो वो क्या करते हैं, वो जो है ना सिर्फ आपके रिसर्च की क्वालिटी को देखते हैं, आपकी स्टेटस, आपकी नेम को क्या कर देते हैं, दैट बिकम कंप्लीटली ब्लाइंड, उनके लिए उनका कोई मतलब नहीं है। तो उसी को कहते हैं, जब ये दो रिसर्चर, दो एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है रिव्यू, तो उसको कहते हैं डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। और एक क्या होता है, एक होता है ट्रिपल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। इसमें क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो एक्सपर्ट मोर देन 2 या फिर 2 से 3 से भी ज्यादा हो सकते हैं, तो मोर देन 3 अगर होते हैं ना, और वो फिर आपके मैन्युस्क्रिप्ट की जांच करते हैं। लेकिन ये कैसा होगा, ब्लाइंड होगा, यहाँ पे ब्लाइंड होगा, यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी, आपका स्टेटस, ये सब कुछ क्या होगा, अननोन होगा। और उस हिसाब से जब आपकी रिसर्च की क्वालिटी की जांच होती है, तब उसको कहते हैं ब्लाइंड पीयर रिव्यू। ठीक है, और उसके आगे आ जाता है कभी डबल, कभी ट्रिपल। तो ये होता है साइकिल एक रिसर्च को पब्लिश होने का। ठीक है, और उसी के तहत आता है हमारा पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू क्या होता है, डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू क्या होता है, ट्रिपल ब्लाइंड पीयर रिव्यू क्या होता है, यानी कि उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं रिव्यू कराना। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपके दे रखे हैं। ठीक है, और एक जो है ना, एक असर्शन है, एक कथन है, और उसका एक दूसरा क्या है, कारण है। और आपको बताना है कि इनमें से दोनों सही है। क्या जो नीचे वाला कारण है वो अभिकथन का सही कारण है या फिर नहीं है, ये बताना है आपको। तो पहला कारण, पहला अभिकथन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग इज पॉसिबल ओनली इन क्वांटिटेटिव स्टडी, कि जब भी हम सामान्यीकरण की बात करते हैं, ठीक है, जनरलाइजेशन क्या होता है ये आपको पता है, नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब भी हम सामान्यीकरण की बात करते हैं, तो जो फाइंडिंग्स होता है, जो आपने फाइंड किया, जो आपने निष्कर्ष निकाला, उसका जब सामान्यीकरण करते हैं, ठीक है, तो वो मात्रात्मक अध्ययन में ही संभव होता है। ठीक है, ये आपका कथन है। और कारण इसलिए इस कारण कह रहा है कि मात्रात्मक अध्ययन निगमनात्मक, ठीक है, निगमनात्मक यानी कैसा होता है, ये डिडक्टिव होता है, निगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आपके असर्शन और रीजनिंग जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो इनको पढ़ने का तरीका होता है, पहले आपको अकेले देखना है क्या ये दोनों कथन अकेले अकेले सही है। अगर ये दोनों अकेले अकेले सही है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इसमें से एक गलत है,
एक जो है ना सही है, तो ज्यादा चांसेस है कि यही दोनों आंसर होंगे। लेकिन आपको लग रहा है कि दोनों सही है, तब आपकी जो है ना परेशानी बढ़ जाती है। आपको ये भी देखना है क्या ये अभिकथन का ये सही कारण है कि नहीं। तो आपको पढ़ना कैसे है, मान लेते हैं कि ये दोनों अभिकथन आपके सही है, तो आप क्या करोगे, किसी निष्कर्ष का सामान्यीकरण केवल मात्रात्मक अध्ययन में ही संभव है। जब कारण पढ़ोगे तो यहाँ पे लगाओगे आप क्योंकि, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लगाएंगे आप बिकॉज, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ोगे क्योंकि मात्रात्मक अध्ययन निगमनात्मक तर्क का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना फिर उसके बाद चांसेस हैं कि आपके सी और डी जो है ना आपके ऑप्शन होंगे। तो इस तरीके से असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को हमें करना है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को करिए, आंसर मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगी। क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इरेज कर देना चाहती हूँ, और अब जो है ना आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। कुछ कुछ टर्म यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, किसमें जनरलाइजेशन किया जाता है, किसमें नैरो किया जाता है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है कोशिश कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी, अलॉन्ग विद दैट मैं इसको आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इस आंसर को थोड़ा सा देखते हैं। कह ये रहा है कि देखिए, जब भी हम जनरलाइजेशन की बात करते हैं, जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन जब हम जनरलाइज करते हैं ना, थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया देना चाहती हूँ। जब हम जनरलाइज करते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो जनरलाइज करने का मतलब, सामान्य करने का मतलब कि आपने कुछ पाया, ठीक है, आपने ना एक थियरी बनाई और उसको थियरी को आप हर लोगों पे अप्लाई करते हैं, दैट इज जनरलाइजेशन, ठीक है। आपने कुछ फाइंडिंग्स की और उस फाइंडिंग्स को आप देख रहे हैं कि ये जो है ना, उदाहरण के रूप में आपने एक थियरी बनाई, ठीक है, आपने थियरी बनाई कि ऑल मैन आर, सॉरी, आपने ये बनाया कि राम इज मोर्टल, राम क्या है, मोर्टल है, ठीक है, राम इज अ मोर्टल, श्याम इज अ मोर्टल, ठीक है, ये आपकी फाइंडिंग्स है। और उसके आधार पे आपने एक जनरलाइज कर दिया, एक सामान्यीकरण कर दी कि अगर दो लोगों पे आपका ये रिजल्ट सही आ रहा है, तो आपने एक जो है ना फाइंडिंग्स, एक थियरी बना दी कि ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है, ये इसको कहते हैं जनरलाइज करना, ठीक है। और ये जनरलाइजेशन तभी संभव होता है जब आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, जब आप वैज्ञानिक जो है ना स्तर पे आप जो है ना खोजबीन कर करके आप जो है ना अपने रिजल्ट को सही मानते हैं, तब ये कहते हैं कि ये बाकियों पर भी अप्लाई होगा। तो जनरलाइजेशन पॉसिबल होता है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है, वैज्ञानिक रिसर्च में। और साइंटिफिक रिसर्च कैसा होता है, ये होता है नंबर पे आधारित, ठीक है, ये क्वांटिटिव होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक होता है, ये मात्रात्मक होता है। और जब मात्रात्मक होता है, तो मात्रात्मक हमने क्या देखा था, मात्रात्मक को ही हम क्या कहते हैं, पॉजिटिविज्म, ठीक है, इसी को हम कहते हैं पॉजिटिविज्म। और हमने एक चीज और देखा था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये देखिए, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, और यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक थियरी बना रहे हैं, ठीक है, एक थियरी आ रही है, ठीक है। तो जनरली हमने ये भी देखा था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है वो कैसा होता है, इट्स अ डिडक्टिव अप्रोच, ठीक है, ये डिडक्टिव अप्रोच होता है, ठीक है। तो जब भी हम इंडक्टिव की बात करते हैं, ये कैसा है, ये इंडिविजुअल से कहाँ बढ़ रहा है, जनरल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, ये इंडक्टिव एग्जाम्पल है, ठीक है, ये इंडक्टिव एग्जाम्पल है। क्योंकि इंडक्टिव एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, इंडक्टिव क्या होता है कि इंडिविजुअल से ये, इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर से ये क्या बढ़ता है, जनरल की ओर बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हमने इंडक्टिव में देखी थी। डिडक्टिव में क्या होता है, कोई एक थियरी पहले से दिया रहता है और उसको हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसी को हम कहते हैं डिडक्टिव रिसर्च। और जनरली ये साइंटिफिक रिसर्च में पॉसिबल होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि जनरलाइजेशन इज फाइंडिंग इज पॉसिबल ओनली इन क्वांटिटेटिव स्टडीज। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्टडीज में ही ये पॉसिबल हो पाता है। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि अगर हम ये कहें, अगर ये जो है ना, अगर यहाँ पे हम ये रख दें कि राम क्या है, राम इज अ इंटेलिजेंट, ठीक है, और मैं ये कहूँ कि श्याम इज अ इंटेलिजेंट, ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑल मैन आर इंटेलिजेंट? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी है, इट्स नॉट अ क्वांटिटी। क्वालिटी को, गुणात्मक चीजों को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। किसको जनरलाइज कर सकते हैं? सिर्फ हम क्वांटिटेटिव चीजों को ही क्या कर सकते हैं? जनरलाइज कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्वांटिटेटिव स्टडीज को जनरलाइज करना पॉसिबल है, क्वालिटी को जनरलाइज करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। अब हम दूसरा कथन पढ़ते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि क्वांटिटेटिव स्टडीज मेक अस डिडक्टिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव स्टडी को ही डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? हमने लास्ट लाइन में देखा, क्या देखा? हमने देखा कि जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये पॉजिटिविज्म होता है, ये साइंटिफिक चीजों पे आधारित रहता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? डिडक्टिव कहते हैं। दोनों कथन आपस में सही है, ठीक है। और बट जब हम रीजन की बात करते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग इज पॉसिबल ओनली इन क्वांटिटेटिव स्टडीज, बिकॉज, यहाँ पे हम रीजन की जांच करेंगे अब, बिकॉज क्वांटिटेटिव स्टडीज मेक यूज ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि क्वांटिटेटिव स्टडी क्या करता है? डिडक्टिव रीजनिंग की बात करता है। डू यू थिंक इट कांट बी पॉसिबल? बिकॉज ये साइंटिफिक होता है, डिडक्टिव तो बाद में आएगा ना, ये पॉजिटिविज्म होता है, ठीक है, ये जनरली गुणात्मक, और जब भी हम बात करते हैं ये क्वांटिटी पे आधारित होता है, ये साइंटिफिक होता है, इसी वजह से हम जनरलाइजेशन करते हैं। तो जब हम कारण की बात करते हैं तो ये इसका सही कारण नहीं है, हालांकि ये कथन दोनों अपने आप में सही है, लेकिन जब हम इसकी कारण की बात करें तो कारण ये सही नहीं है पहले स्टेटमेंट का। तो इसी वजह से योर राइट आंसर विल बी बोथ A and R is true, but R is not a correct explanation of A. Are you getting? So this is the reason कि आपको जब भी असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन को करना है, पहले उस ऑप्शन को देखना है, असर्शन इंडिविजुअली सही है, रीजनिंग इंडिविजुअली सही है, फिर उसके बाद आप बिकॉज और क्यों की लगा करके आप जो है ना इस ऑप्शन पे आएंगे, ठीक है। और जब ये सही आंसर देता है, सही कारण बताता है, तब जो है ना वो आपका सी आंसर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मीन्स जो है ना कि आपका जो रीजन है वो गलत है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन को पढ़ना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, इनमें से कौन सा रिसर्च प्रोसीजर इज फिगर्ड अंडर द पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच। ठीक है, इनमें से कौन उत्तर सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है? एक होता है आपका पॉजिटिविस्ट। जब भी वर्ड पॉजिटिविस्ट आए तो एक बात हमेशा याद रखना, साइंटिफिक, वैज्ञानिक। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या होता है? वो साइंटिफिक नहीं होता है, वो कैसा होता है? मानवात्मक, यानी कि ह्यूमनिस्टिक होता है। मानव की बात करते हैं, मानव के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च की जो विधि है वो, यहाँ पे याद रखिए ये कह रहा है प्रोसीजर, विधि, दौरान जो आप फॉलो करते हो, जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो, वो पूछ रहा है। फिगर अंडर, यानी कि उसकी जो है ना दृष्टिकोण कैसे होती है? पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की तरह होती है, ठीक है। और पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच इज इक्वल टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ऑप्शन है आपका नॉर्मेटिव सर्वे, मानक सर्वेक्षण, एक्सपेरिमेंट स्टडी, ठीक है, प्रायोगिक अध्ययन, इथनोग्राफिक स्टडी, यानी कि जब हम किसी कल्चर के बारे में सांस्कृतिक अध्ययन करते हैं, दैट इज इथनोग्राफिक स्टडी, एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी, यानी कि पूर्व कार्योत्तर अध्ययन। आपको बताना है इनमें से कौन जो है ना, चारों में से कौन जो है जिसकी विधि जो है वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की तरह आपको देखने को मिलती है। विधि, मुझे जहां तक पता है ना कि मैंने क्योंकि ये कीवर्ड दे दिया है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि समझ जाएंगे कि भाई ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात कर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट तो वो खटाक से एलिमिनेट कर देंगे,
क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो हम कंट्रोल फैक्टर, लैब की बात करते हैं, यहाँ पे ह्यूमन की बात की जा रही है। थोड़ा सा मैं इरेज करना चाहती हूँ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, ठीक है। अभी आपको दिख रहा है क्वेश्चन? तो जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं वो लैब में होता है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट की बात की जा रही है, तो एक्सपेरिमेंट तो आप खटाक से एलिमिनेट कर दोगे। अब आपके पास बचता है 1/, ठीक है। अभी आपके पास 70% चांस है सही होने का, ठीक है। आपने 25% जो है ना अपना गलत होने का चांस घटा दिया। तो देखिए, जब भी हम एक्स पोस्ट फैक्टो की बात करते हैं, दैट ऑल्सो कम अंडर द क्वालिटेटिव, सॉरी इट्स अ क्वांटिटेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो पहले से हो चुका है उन चीजों को क्या करते हो, आप अध्ययन करते हो। तो देयर इज अ चांसेस, हालांकि यहाँ पे आप जो है ना सैंपल रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हो, बट यहाँ पे जो डेटा ये सब रहता है ना, आप उनको क्या करते हो, अध्ययन करते हो। तो लेस चांसेस होता है ना कि आप पोस्ट पॉजिटिविस्ट वे में आप अध्ययन करो। तो ये भी आपकी साइंटिफिक वे में बात की जाती है। अब कंफ्यूजन कहाँ बन रहा होगा? कंफ्यूजन बन रहा होगा इन दो ऑप्शन में कि मानक सर्वेक्षण, ठीक है, नॉर्मेटिव, और दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका इथनोग्राफिक। तो एक बात मैं बता दूं कि फैक्ट्स और एक होता है नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स के तहत आपका क्या आता है, वैल्यूज आता है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि आपके आदर्श, आपके गुण, आपके विचार, तो ये उसी को कहते हैं नॉर्मेटिव स्टडी। नॉर्मेटिव स्टडी में आप वैल्यूज के अध्ययन करते हो कि किसका जो है ना, किसका संस्कार अच्छा है, जो जनरली जो होता है ना भक्ति वाली चीजों को आप अध्ययन करते हो, वो नॉर्म्स में आता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन जो है ना पोस्ट पॉजिटिविस्ट प्रोसीजर है, ठीक है, इट्स अ प्रोसीजर। तो जब आप इथनोग्राफिक स्टडी करते हो ना, जब आप इथनोग्राफिक किसी कल्चर की स्टडी करते हो, दैट विल बी पोस्ट पॉजिटिविस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप इथनोग्राफिक की स्टडी करने जाते हैं, ठीक है, किसी आप कल्चर की स्टडी करते हैं, तो हमेशा याद रखें इथनिक का मतलब क्या होता है, किसी कल्चर, किसी ट्राइब्स की वेशभूषा, खान पान, उनका रहन सहन, उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, इथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं, इथनोग्राफिक स्टडी कहते हैं। ये जनरली कहाँ पे होता है, एक नेचुरल सेटिंग में होता है, ठीक है, एक प्राकृतिक सेटिंग में होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो होते हैं ना, हम उनको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका अवलोकन करते हैं, और अपने जो है ना अलग अलग उनके जो है ना विचारों को, जिस तरीके से वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके आधार पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये जनरली पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, यानी कि मानव की जो है ना, मानव के व्यवहारों का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं साफ तौर पे, ठीक है। और उनकी जो है ना व्याख्या के आधार पे ये क्या होता है, ये निर्भर करता है। तो प्रोसीजर की जब बात की जा रही है, तो इट्स इथनोग्राफिक रिसर्च, जहाँ पे हम क्या करते हैं, इन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। नॉर्मेटिव आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि जनरली जब हम साइंटिफिक और नॉर्मेटिव रिसर्च की बात करते हैं, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम एलिमिनेशन की विधि अपना रहे हैं। तो साइंटिफिक एक होता है आपकी नॉर्मेटिव। तो साइंटिफिक में जनरली आप फैक्ट से रिलेटेड चीजें देखते हैं, ठीक है। आप ये देखते हैं कि हमारा कंक्लूजन जो है ना, वो आप फैक्ट्स देखते हो, फॉर्मूले देखते हो, ठीक है, इन सब से रिलेटेड चीजें आप देखते हैं। नॉर्मेटिव में इट्स ऑल्सो अ साइंटिफिक स्टडी। यहाँ पे आप देखते हो कि आपकी जो है ना, जो रिजल्ट आई है वो कितना इंप्लाइज कर रहा है, क्या रिजल्ट है, ठीक है, उनके बारे में आप देखते हो। लेकिन जब हम नॉर्मेटिव की बात करते हैं, तो नॉर्मेटिव में क्या होता है कि जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, जो आपकी कंक्लूजन आती है, वो देखते हैं कि आपकी जो है ना इंप्लाइज कितना कर रहा है, कितना उसका अर्थ जो है ना सही है, ठीक है, इट इंप्लाइज कंक्लूजन, ठीक है। और ये कंक्लूजन क्या होता है, चेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव सर्वे में क्या होता है, जब भी हम मानक सर्वेक्षण की बात करते हैं, तो वहां पे ऐसी जांच जिसका निष्कर्ष का आप क्या करते हैं, संकेत देखते हैं, और निष्कर्ष पहले से ही रहता है, जस्ट लाइक अ थियरी। यहाँ पे कंक्लूजन पहले से ही रहता है, और फिर क्या करते हो आप जो है ना, वहां पे आप देखते हो कि इसका कोई साक्ष्य है। वहां पे इथनोग्राफिक में क्या करते हो, आप जाकर के वहां पे जाकर के साक्ष्य ढूंढने की कोशिश करते हो। वहां पे आप हर चीजों को साक्ष्य देखते हो, और उसके आधार पे क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जनरली कंक्लूजन ऑलरेडी है, और उसके आधार पे आप क्या करते हो, उसकी साक्ष्य ढूंढ, मतलब पहले से थियरी एग्जिस्ट है, और आप उसकी जो है ना सिर्फ साक्ष्य ढूंढने की बात करते हो। दैट इज योर नॉर्मेटिव रिसर्च, ठीक है।
और एक्स पोस्ट फैक्टो आपको पता है ये जनरली इथनोग्राफिक, डिस्क्रिप्टिव और इंटरप्रेटिव होती है, आपकी व्याख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई आपकी, एक बार फिर से आते हैं इस क्वेश्चन पे, ये सब चीजें हो गई आपकी पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के प्रोसीजर की। इथनोग्राफिक रिसर्च आपके पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, पोस्ट पॉजिटिविस्ट प्रोसीजर है, प्रक्रिया है, जिसमें आप क्या करते हो, मानववादी चीजों का अवलोकन करते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, देन वी आर गोइंग टू रैप दिस सेशन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, इनमें से कौन जो है ना गुणात्मक शोध का उदाहरण है। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणों को आप देखते हो, और इनमें से कौन जो है ना इसका उदाहरण है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, ग्राउंडेड थियरी रिसर्च। याद करें, इट्स अ क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव गुणों का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पे मात्रात्मक जब भी आता है एक्सपेरिमेंट आएगा, इसको आप एलिमिनेट करो। एक्स पोस्ट फैक्टो दैट्स आल्सो अ क्वांटिटेटिव वन, डिस्क्रिप्टिव जनरली हिस्टोरिकल वन। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचता है, ग्राउंडेड। अब बहुत लोगों को ना ये कंफ्यूजन होगा, मैम ये क्या कह रहे हो आप, ग्राउंडेड को तो हम ये भी कह सकते हैं ना, ग्राउंडेड को क्वांटिटेटिव भी कह सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा ना आपको ग्राउंडेड के बारे में एक चीज बताना चाहती हूँ, ग्राउंडेड रिसर्च की मैं बात करना चाहती हूँ। ग्राउंडेड रिसर्च में आप क्या करते हो ना, आपके पास थियरी नहीं रहती है, आप क्या करते हो, डेटा कलेक्शन करते हो। आप जा कर के डेटा कलेक्ट किए, ठीक है, आपने डेटा कलेक्ट किया सर्वे से, क्वेश्चनायर से, ठीक है, इंटरव्यू से आपने डेटा कलेक्ट किया। डेटा जो होता है ना, मेथड कलेक्शन करने का अलग अलग हो सकता है, बहुत सारे मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, और उसके आधार पे क्या किया आपने, थियरी बनाया। ठीक है, उसके आधार पे आपने क्या किया, थियरी बनाया। और थियरी यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने एक इंडिविजुअल के आधार पे, एक इंडिविजुअल के आधार पे आपने क्या किया, थियरी की जो है ना समीक्षा की, थियरी लास्ट में बनाया। और यही चीजें तो कुछ कहती हैं कि इंडिविजुअल से जब थियरी बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च। याद आ रहा है कुछ, इंडक्टिव। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर से हम कहाँ जा रहे हैं, जनरल की तरफ। इंडिविजुअल एग्जाम्पल यानी पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हम इसको क्या कर रहे हैं, थियराइज कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में हमें थियरी मिल रही है। ठीक है, तो ये कैसा है, ये इंडक्टिव रिसर्च है। और इंडक्टिव रिसर्च को ही हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च को ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव। ठीक है, जब थियरी से हम पर्टिकुलर की तरफ आए दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव, और डिडक्टिव को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव। यहाँ पे इंडक्टिव है इसी वजह से इसको कहते हैं क्वालिटेटिव। और इसी वजह से जो है ना आपका ऑप्शन जो है ना, योर राइट आंसर विल बी ग्राउंडेड थियरी, क्योंकि ये क्या है, क्वालिटेटिव का उदाहरण है। क्वालिटेटिव कैसे है मैंने आपको अभी तुरंत बताया। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज गाइस। मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इस क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 40। और आप जो है ना, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसका आंसर ढूंढ के रखिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, जहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वो सारे क्वेश्चन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है ना अप्रोचेस से रिलेटेड होंगे। सो स्टे ट्विन्ड अस एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, स्टे कनेक्टेड एंड कीप रीडिंग।